हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपी पीएससी विद प्रिया पर हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हम प्री के हिसाब से हमारे क्या फैक्ट हो सकते थे और संविधान में क्या क्या प्रावधान है, यानी संविधान में कहाँ हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमने अनुच्छेद सहित सारे खत्म कर लिए हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में अब हमारा सिर्फ बचा है कि यदि हाईकोर्ट, चूंकि हमारे मेंस का टॉपिक है, पेपर सेकंड का पार्ट ए में है ना, तो हम सिर्फ यहाँ ये देखेंगे कि इसमें हमारे मेंस से क्या क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा बन के आ सकता है कि हाईकोर्ट के स्वतंत्रता या निष्पक्षता संबंधी प्रावधान लिखिए, है ना। हम हाईकोर्ट पढ़ रहे हैं, सेम क्वेश्चन हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी निकल के आया था, हाई कोर्ट से भी इसी तरह का क्वेश्चन निकल के आएगा। यदि मेंस में लिखने आता है तो हम इसे 200 शब्द के हिसाब से तैयार करेंगे। यदि ये 50 शब्द में आ गया तो आप इसे शॉर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 200 शब्द के हिसाब से आपके पास मटेरियल अवेलेबल होगा। और एक क्वेश्चन बन सकता है आपका हाई कोर्ट की शक्तियां, लेकिन यहाँ इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है, या मैंने कहीं किसी पेपर में तो देखा है कि हाई कोर्ट की अपीलीय शक्तियां बताइए। तो यदि 50 शब्द में ये भी पूछने आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम इस वाले को भी 50 शब्द के हिसाब से कवर कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को हम वैसे तो सिर्फ 200 शब्द में नहीं लिखेंगे, हम वैसे तो इसकी शक्तियों के बारे में, क्योंकि हमने शक्तियां अभी हाईकोर्ट की और ज्यादा ऐसे कहीं एक्सप्लेन की नहीं है, तो यहाँ हम हाईकोर्ट की शक्तियां जहां जहां जो पॉइंट होगा वो हम पूरा कवर करेंगे, पूरा उसे डिटेल में देखेंगे। लेकिन जब आप इसे 200 शब्द में आप इसको कंप्रेस करोगे, 200 शब्द में संक्षिप्त करोगे, तो आप उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताते चलना और 200 शब्द अपने पूरे कर देना। ठीक है, यहां जब हम हाईकोर्ट की शक्तियां देखेंगे तो यहां हम पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो पहला आंसर हम क्या देख लेते हैं कि हाईकोर्ट की स्वतंत्रता या निष्पक्षता संबंधी प्रावधान। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज ये याद रखना कि जब हम बार बार यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाई कोर्ट लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं, तो हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन यदि आप मेंस की कॉपी में लिखो तो आप या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय लिखना, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस तरह से शॉर्ट वर्ड मत लिखना ये। चलिए, इसके स्वतंत्रता संबंधी, हाईकोर्ट के स्वतंत्रता या निष्पक्षता संबंधी प्रावधान कौन कौन से हैं, तो हमने जब सुप्रीम कोर्ट के पढ़े थे तो हमने उसके बारे में पहला कौन सा पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था नियुक्ति का तरीका। मतलब लगभग सेम ही है, एक दो पॉइंट ही अलग अलग हैं, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान थे वो हाई कोर्ट के संबंध में भी है। बस जहां हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे अब वहां हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, जहां हम सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद बता रहे थे वहां हम हाई कोर्ट से रिलेटेड जहां भी अनुच्छेद आएंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, तो नियुक्ति का तरीका मैं चाहती तो दोनों को साथ में बता देती, पर मुझे लगा कि पहले अनुच्छेद करवा देती हूँ, फिर इसके बाद अलग अलग ही करवा दूंगी। तो आप जिस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, तो आप कोशिश करना कि दोनों के एक साथ ही बना लेना। तो वहां पे बस लिखते चलना कि भाई इतने अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है, इतने के तहत हाई कोर्ट ऐसा कह रहा है ना। पहला है हमारा नियुक्ति का तरीका। तो इसमें क्या है कि नियुक्ति कौन करता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की हम देख चुके हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उस राज्य के राज्यपाल
तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न न्यायाधीश की यदि नियुक्ति हो रही है, की नियुक्ति में उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके करता है। वैसे तो हम ये सब अनुच्छेदों में देख चुके हैं, लेकिन यहां लिखना क्या क्या है आप पॉइंट में बस इतना देखती चलिए। तो ये तो सब आपको पता ही है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किस किस से पूछता है? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से पूछता है और उस राज्य के राज्यपाल से पूछता है। यदि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो इन दोनों से पूछेगा, और यदि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो इन दोनों के साथ साथ उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से भी ये परामर्श मांगता है। कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ठीक है। वर्तमान में बिहार में क्या होता है कि सिफारिश कॉलेजियम करता है, और जिस तरह इसमें कहा गया है, मतलब जिस व्यक्ति की सिफारिश कॉलेजियम ने की है कि इसको मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनाना चाहिए, राष्ट्रपति उन्हीं को बनाते हैं। अब चूंकि इन लोगों से परामर्श लेना है तो मुख्य न्यायमूर्ति तो कॉलेजियम में ही होता है, तो इससे परामर्श लेने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। बचा उस राज्य का राज्यपाल, तो उससे परामर्श ले लेते हैं, लेकिन ये भी एक फॉर्मेलिटी के लिए रहता है क्योंकि ज्यादातर कार्यपालिका का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा ज्यादा कोई मुख्य बात है नहीं है। ठीक है। और ये जैसे अन्य न्यायाधीश नियुक्त होता है ना, तो कॉलेजियम में अपने आप उस कॉलेजियम का सदस्य कौन बन जाता है? उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति बन जाता है। ठीक है। तो कॉलेजियम में ये होता ही है सदस्य। तो ये दोनों सदस्य होते ही हैं, फॉर्मेलिटी के लिए राज्यपाल से भी पूछ लिया जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया नियुक्ति का तरीका। तो अब ये स्वतंत्रता और निष्पक्षता संबंधी प्रावधान इसका कैसे हो गया? तो देखो, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है और व्यवहार में हम क्या कह रहे हैं कि कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है, कार्यपालिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, तो इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता संबंधी प्रावधान हो गया ये। ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा था तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जब चाहे राष्ट्रपति इनको पद से हटा दे, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में साफ कहा है कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं बासठ वर्ष की आयु पूरी होने तक अपना पद धारण करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हमारी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि उन्हें कार्यकाल की जो है सुरक्षा प्राप्त होती है। यहां सॉरी 65 वर्ष लिखा हो गया था, यहां पे 62 वर्ष है। ठीक है। 62 62, तो 65 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रहती है, तो ये आप करेक्शन कर लीजिए, वहां पर गलती से 65 लिखा हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट में आयु लिखना भूल गई थी, इसलिए पिक्चर ऐड की है। तीसरा पॉइंट है व्यय संचित निधि पर भारित। इनके जो वेतन भत्ते होते हैं या अन्य कोई भी प्रशासनिक व्यय जो होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता और निष्पक्षता संबंधी प्रावधान कैसे हो गया कि जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि जो भी व्यय
संचित निधि पर इनके कोई भी पदाधिकारी के भारित होते हैं तो वो क्या होता है, उन पे विधानमंडल में चर्चा तो होती है। अब यहाँ राज्य की संचित निधि पे भारत हैं तो कहां के विधानमंडल में बजट आएगा, राज्य के विधानमंडल में। तो राज्य के विधानमंडल में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता इन पर, और मतदान नहीं होता तो कोई कटौती वगैरह भी नहीं होती है ना। तो इसलिए इनकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता संबंधी प्रावधानों में आता है। तो यदि आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे तो आप क्या लिखोगे कि राज्य के विधानमंडल में चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। फोर्थ हम क्या देख सकते हैं, हटाने की जटिल प्रक्रिया। तो अभी जब हम हाईकोर्ट से संबंधित अनुच्छेद पढ़ रहे थे तब हमने एक अनुच्छेद में देखा ही था, अनुच्छेद 218 जब हम देख रहे थे, आर्टिकल 218, तब इसमें हमने एक चीज देखी थी कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध हाईकोर्ट पर लागू होंगे, और उसमें आगे कहा गया था कि वो उपबंध कौन से होंगे, तो 124(4) होगा और 124(5) यानी 124 का ही खंड 5, ये दोनों उपबंध हाईकोर्टों पे भी लागू होंगे, है ना। तो इसमें क्या है, 124(4) में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस रीति से हटाया जाता है, किस आधार पे हटाया जा सकता है, ये कहा गया है। तो ये हाईकोर्ट पे भी लागू हो रही है, मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी कैसे हटाए जाते हैं, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। तो ये अपने आप पे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कहीं 50 शब्द में लिखने आ जाए, तो आप आर्टिकल 124(4) देख लीजिए, वहां इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने डिटेल में बताई है, यहां मैं पूरा नहीं बता रही हूं। ठीक है, तो यदि हमें इसे 200 शब्द में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई संसद जो है, संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति हटाते हैं। यहां हम यही लिखेंगे, संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद जब उस संसद सिफारिश करती है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जब संसद सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति हटाता है। और उस जो प्रक्रिया हमने देखी है उसका सबका सार भी ऐसा ही है, बस हमने वो पूरी प्रक्रिया डिटेल में देखी है। तो आप भी वहां जाके आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और एक बार आप वहां जाके देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि यदि 50 शब्द में भी लिखने आती है तो वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। ठीक है, तो ये भी इसकी स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान हो गया। आर्टिकल 215 के तहत हाईकोर्ट जो होता है वो अभिलेख न्यायालय होता है, और वो अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इसमें आप यही लिख लीजिए। ठीक है, तो मैंने पूरा लिखा नहीं, आप लिख लीजिए अनुच्छेद 215 के तहत हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है और वो अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती, है ना। तो चर्चा नहीं हो सकती, ये हमने जब सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्षता के प्रावधान देखे थे तब भी हमने यही देखा था। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है कि किसी भी विधानमंडल में
है ना, चाहे वो राज्य का विधानमंडल हो चाहे संसद हो। तो किसी विधानमंडल में न्यायाधीशों, है ना, तो आप हाईकोर्ट के लिख रहे हैं तो यहां पे हाईकोर्ट के मेंशन कर सकते हो कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के सिवाय उनके आचरण या न्यायालय की कार्यवाही, मतलब न्यायालय में क्या कार्यवाही वगैरह चल रही है, कार्यवाही आदि की चर्चा नहीं की जा सकती। तो न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती किसी भी विधानमंडल में, चाहे वो राज्य स्तर का हो चाहे वो संसद हो, है ना। मैं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के सिवाय, मतलब जब उन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही है तब तो जाहिर सी बात है उनके बारे में बात होगी सारी, उसको छोड़ के आपके आचरण के बारे में भी कोई बात नहीं की जाएगी कि भाई वो न्यायाधीश ऐसा वो न्यायाधीश वैसा। न्यायालय की कोई भी कार्रवाई वगैरह की बात भी संसद या राज्यों के विधानमंडल में नहीं की जाती है। तो ये इनकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध। तो ये हम आर्टिकल 220 में ही देख चुके थे। आर्टिकल 220 में हमने क्या देखा था कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात, मतलब किसी हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात आपके विधि व्यवसाय पर निर्बंधन लगाया गया था। हमने देखा था आर्टिकल 220 में। तो हम यहां वही लिख देंगे कि किसी भी हाईकोर्ट का यदि कोई व्यक्ति स्थायी न्यायाधीश रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन यानी वकालत या कार्य नहीं कर सकता। यही आप यहां लिख लेना। अनुच्छेद 220 जो हमने पढ़ा था वो ही आपको यहां पॉइंट में लिखना है। ठीक है, ये पॉइंट ज्यादा यानी शब्द सीमा यदि 200 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि मुझे तो हर चीज बतानी है इसलिए मैं बता रही हूं, तो आप ये पॉइंट कम भी कर सकते हो। और लास्ट में यदि आपको और पॉइंट आपके बचे हैं तो आप लास्ट में उनको लिख देना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा भी उनकी स्वतंत्रता के प्रावधान में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक को एक्सप्लेन करो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अपना स्टाफ नियुक्त करने की शक्ति। ठीक है, ये भी हम जब अनुच्छेद देख रहे थे तो हम देख चुके हैं कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है या तो वो या उसके द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी क्या करता है, अपने स्टाफ की जो भी अधिकारी होते हैं जो भी सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है, सेवा शर्तें निर्धारित करता है ना। हालांकि कुछ नियम बना के कुछ पद के लिए राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है, किससे, पीएससी के परामर्श, राज्य की पीएससी स्टेट पीएससी के परामर्श पर, लेकिन ज्यादातर पदों पर ये लोग ही करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी स्वतंत्रता संबंधी निष्पक्षता संबंधी प्रावधान हो गए कि भाई वो अपना स्टाफ खुद नियुक्त करके आ रहा है उनके पास। तो ये 8 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट आपके आराम से 200 शब्द हो जाएंगे और ज्यादा ही हो जाएंगे। तो ये प्रमुख पॉइंट थे, और भी हैं लेकिन ये प्रमुख थे, है ना। तो आपके 200 शब्द आराम से हो जाएंगे, तो इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो था हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा है हाईकोर्ट की शक्तियां।
ठीक है, क्या क्या शक्ति हैं वो पूरा हम डिटेल में यहां देखते चलते हैं। यदि हमें उसे 200 शब्द में संक्षिप्त करना होगा तो हम उसके मेन उस पॉइंटों को संक्षिप्त बना के मेन पॉइंट के साथ हम लिख देंगे। ठीक है, इसकी शक्ति पहली तो क्या है कि इसकी आरंभिक अधिकारता। आरंभिक अधिकारता क्या होती है वो हम देख ही चुके हैं। क्या होती है कि ऐसे मामले, अब हम चूंकि हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सीधे हाईकोर्ट में होती है। मतलब भाई है क्या, हमारा संविधान क्या करता है, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप हर मामला लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे, है ना। मतलब एक क्रम डिसाइड किया गया है कि पहले आप अधीनस्थ न्यायालयों में जाओगे, है ना, फिर वहां से आप कुछ आधारों पे आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से भी कुछ आधारों पर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे मामले भी दिए गए हैं कि जिनके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको एक क्रम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, या सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट किन किन मामलों में जा सकते थे वो जब हमने उसकी आरंभिक अधिकारता देखी थी तब देख लिया था। यहां हाई कोर्ट की देखते हैं कि किन मामलों में हम सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, मतलब हमें अधीनस्थ न्यायालय से होके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला मामला होता है कंपनी कानून। मतलब जो कंपनी कानून होते हैं वो संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। ठीक है, तो पहला तो कौन सा विवाद आ गया, कौन सा मामला आ गया, या तो कंपनी कानून हो या फिर संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद यदि होता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हो, सीधे हाईकोर्ट आप जा सकते हो ऐसे केस लेके। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा मामला होता है, तो न्यायालय की अवमानना। संबंधी विषय, है ना। तो यदि न्यायालय की अवमानना हुई है, यानी न्यायालय की अवमानना संबंधी जो भी मामले होंगे उनकी सुनवाई भी सीधे हाईकोर्ट में हो सकती है। ठीक है, थर्ड क्या है, राजस्व मामले। राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए किसी अधिनियम के संबंध में। मतलब ऐसा कोई मामला होता है, या राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए किसी अधिनियम के संबंध में कोई भी मामला आता है तो उसकी सुनवाई भी सीधे हाईकोर्ट करता है, ये उसकी आरंभिक अधिकारता में आता है। ठीक है, एक फोर्थ क्या है कि मौलिक अधिकारों, मूल अधिकारों का प्रवर्तन यानी लागू कराना। यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भी हम सीधे कहां जा सकते हैं, सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं, हमको अधीनस्थ न्यायालय होके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के ऐसे मामले थे जो
हाईकोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो यदि आप 200 शब्द में लिख रहे हो तो ऐसे ही आपका पूरा एक पेज तो ऐसे इसी एक पॉइंट से ही भर जाएगा, तो आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखना, पहली शक्ति उसकी लिखना आरंभिक अधिकारिता, फिर आप लिख देना कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सीधे हाईकोर्ट करता है, ठीक है। और फिर एक आध कोई इन मामलों में से एक आध कोई उदाहरण लिख देना, तो हो जाएगा आपका पॉइंट पूरा, ठीक है। दूसरी शक्ति है हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। तो इसमें कुछ नहीं लिखना, आपको आर्टिकल 226 जो हमने लिखा था उसे ही एक्सप्लेन करना है कि आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने के लिए या अन्य प्रायोजन के लिए, दोनों के लिए कर सकता है, ठीक है। तो वो जो हमने आर्टिकल 226 लिखा था वही आप इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर देना यहां भी। थर्ड पॉइंट है अपना अपीलीय शक्तियां। तो हाईकोर्ट की अपीलीय शक्तियां क्या होती हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्या है कि ऐसे मामले जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को लगता है, या आप शॉर्ट शब्द मत लिखना, आप पूरा पूरा लिखना, नहीं तो बाद में आपके नोट्स पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं तो यहां लिखती हूं जल्दी जल्दी में, इसलिए लिख देती हूं। न्यायालय को लगता है कि विधि की व्याख्या का प्रश्न निहित है, किसमें, ऐसे किसी मामले में विधि की व्याख्या का प्रश्न निहित है, तो अधीनस्थ न्यायालय क्या करेगा कि इनको बोल देगा कि ठीक है भाई, ऐसे मामले के लिए आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ऐसे मामले के लिए हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है। दूसरा, कौन से मामले में आप अपील कर सकते हो, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के अधीन गठित अधिकरणों के निर्णयों, डिक्री, आदेश आदि के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में की जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या है कि आर्टिकल 323 ए और 323 बी के अधीन जो अधिकरण यानी जो ट्रिब्यूनल गठित होते हैं, उनके निर्णय, डिक्री, आदेश, उन सबके खिलाफ आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हो। इसमें कौन से अधिकरण थे, इसमें प्रशासनिक अधिकरण की बात कही है और इस पे अन्य विषयों पर अधिकरण इसके तहत बनाए जा सकते हैं, ये कहा गया है। तो जो ट्रिब्यूनल होते हैं उनके आदेशों के खिलाफ आप अपील हाईकोर्ट में कर सकते हो, ये भी इसकी अपीलीय अधिकारिता में आता है, यानी अपीलीय शक्ति में आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका अपीलीय शक्ति में, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक की सजा दी जाए तो भी आप क्या कर सकते हो, तो भी आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हो। अच्छा, ये क्या होता है, ये आपराधिक मामले में होता है ना। तो जो आपराधिक मामले होते हैं, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो, आपराधिक मामलों में यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई है तो हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है ऐसे मामले में, ठीक है। तो अपीलीय शक्ति में या उसके हाईकोर्ट की अपीलीय अधिकारिता में अगला पॉइंट क्या है कि ऐसे आपराधिक मामले जिनमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो, उनमें कार्रवाई करने से पूर्व हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की जानी आवश्यक है, भले अपील की गई हो या ना की गई हो। इसमें क्या कहा है कि चाहे तो सामने वाला जो
अभियुक्त व्यक्ति है, जो पक्षकार व्यक्ति है, भले उसने अपील की हो या ना की हो, यदि किसी हाईकोर्ट के अंडर में जो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं और उन्होंने क्या सुनाई है, मृत्यु दंड की सजा सुनाई है, तो उस जिसके अंडर में वो हाईकोर्ट, जिस हाईकोर्ट के अंडर में वो अधीनस्थ न्यायालय आ रहा था, तो उस हाईकोर्ट द्वारा ही ऐसे उसकी दंड की पुष्टि की जाना आवश्यक होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृत्यु दंड दे दिया और उसे मृत्यु दंड मिल गया, है ना, तो ऐसे नहीं होता। उसे पहले पुष्टि की जाती है कि हाँ ठीक है, इसके द्वारा दी गई है मृत्यु दंड। इसमें एक पॉइंट और है हमारे पास महत्वपूर्ण अपीलीय शक्तियों में, कि दंड प्रक्रिया संहिता में भी कुछ मामले हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं, उन मामलों पर भी हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ मामले भी ऐसे आते हैं जिनके खिलाफ आप अपील कहां कर सकते हो, हाईकोर्ट में कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए। ये हमारे 5 पॉइंट हो गए, सफिशिएंट है हमारी अपीलीय शक्तियों में, है ना। यदि हम सिर्फ 200 शब्दों में लिख रहे हैं तो इन्हें संक्षिप्त कर लेना, सिर्फ 2-3 पॉइंट ही लिख देना, है ना। अगला हमारा पॉइंट है इसमें हाईकोर्ट की शक्तियों में कि पर्यवेक्षण की शक्ति भी हाईकोर्ट को प्राप्त होती है। तो इसकी पर्यवेक्षी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हाईकोर्ट अपने न्याय क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों पर नजर रखता है। भाई वो पर्यवेक्षण कर रहा है ना उसका, तो नजर रखता है। इसमें वो क्या क्या करता है, नजर रखता है, तो इसमें वो क्या करता है, जब वो पर्यवेक्षण करता है तो उसके पास क्या क्या शक्तियां रहती हैं। तो हो सकता है वो मामले को अपने यहाँ मंगवा ले, है ना। दूसरा क्या कर सकता है, जो अधीनस्थ न्यायालय इसके अधीन होते हैं तो उनके द्वारा, यानी अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के लिए प्रारूप निर्धारित कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या है इसकी पर्यवेक्षी शक्तियां में, कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके द्वारा जो लेखा रखे जाते हैं, उनकी जो प्रविष्टि होती है, उनके प्रारूप निर्धारित कर सकता है। ठीक है, अगला पर्यवेक्षण के दौरान वो क्या कर सकता है, क्लर्क जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी जो भी होते हैं या वकील होते हैं, उनके शुल्क निर्धारित कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी पर्यवेक्षी शक्तियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यही शक्ति प्राप्त है उसको कि वो अभिलेख न्यायालय है ना, अभिलेख न्यायालय है 215 के तहत, हमें पता है आर्टिकल 215 के तहत वो अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, वो जब हम आर्टिकल 129 पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में तो हमने देख लिया था। यहां आप क्या लिख सकते हो कि अनुच्छेद 215 के तहत, यदि 200 शब्द में आप लिख रहे हो, यदि इसे डिटेल में 50 शब्द में लिखने आ जाता है
तो आप वहां का देख लेना कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। ठीक है, तो यहां इस पॉइंट में क्या डिस्क्राइब करना है मैं उतना बता देती हूं। तो अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय, कैसे न्यायालय यानी अभिलेख न्यायालय जो है, ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, तो यही आप एक्सप्लेन यही कर देना। यदि आपको पूरा अभिलेख न्यायालय होता क्या है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, यहां इतना लिख दोगे तो हो जाएगा आपका काम। अगला पॉइंट है इसका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो हमने जब ये पूरा टॉपिक ही पढ़ा था न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विलोकन, तो हमने जब स्पष्ट किया था कि भाई संविधान में कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, लेकिन विभिन्न अनुच्छेद जो है वो ऐसे प्रावधान करते हैं जिनके तहत ये विधि की संवैधानिकता जांच सकते हैं, वही न्यायिक पुनरावलोकन है। हालांकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 137 ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाईकोर्ट के संदर्भ में ऐसा किसी अनुच्छेद में नहीं कहा, हमने सारे अनुच्छेद देख लिए। ठीक है, तो विभिन्न अनुच्छेदों के तहत इनको भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो यदि हमें इसे एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि संविधान स्पष्ट रूप से किसी भी अनुच्छेद में हाईकोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान नहीं करता, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 के तहत हाईकोर्ट क्या कर सकते हैं, हाईकोर्ट किसी विधायी अधिनियम या कार्यपालक जो आदेश होते हैं या कार्यपालिका के कोई भी आदेश होते हैं, तो कार्यपालक आदेशों की वैधानिकता या संवैधानिकता जांच सकता है। यही न्यायिक पुनरावलोकन है ना। हमने जब न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ा था तो हम स्पष्ट कर चुके थे ना कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि ये जांचना कि सामने वाली विधि संवैधानिक है या नहीं है, और यदि कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दी तो कोई सरकार फिर उसे लागू नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। तो वैसे स्पष्ट रूप से तो कहीं नहीं कहा गया है, हम यही लिखेंगे, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 के तहत हाईकोर्ट किसी विधायी अधिनियम या कार्यपालिक आदेश की संवैधानिकता जांच सकता है। तो जब संवैधानिकता जांच सकता है तो यही तो न्यायिक पुनरावलोकन है, यानी इसे भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, हाईकोर्ट की जो प्रमुख शक्तियां थी वो तो अब सारी हो गई हैं, लेकिन आप एक पॉइंट और यदि आपको लगे तो आप लिख लेना कि अधीनस्थ न्यायालयों पर ये अन्य नियंत्रण भी रखता है। तो वो कैसे रखता है, अन्य प्रकार से कैसे नियंत्रण रखते हैं हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति, व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति आदि में राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श लेता है।
मतलब हाईकोर्ट राज्यपाल यदि इनकी नियुक्ति कर रहा है, तैनाती कर रहा है, पदोन्नति कर रहा है, जिला न्यायाधीश की कर रहा है या राज्य के न्यायिक सेवा में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर रहा है, तो उसमें राज्यपाल परामर्श किससे लेता है? राज्य के हाईकोर्ट से लेता है। ठीक है, तो एक तरह से ये भी उसका नियंत्रण हो गया है यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमने देख लिए हैं कि हाईकोर्ट से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे मेंस में। अब ये हाईकोर्ट हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। हमने सारे फैक्ट जो हमारे लिए जरूरी थी वो भी देख लिए हैं। उनमें संविधान में जो प्रावधान है, जितने अनुच्छेद जितने थे वो सारे देख लिए हैं। और हम मेंस में दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं या बनते ही हैं। कई बार के पेपरों में, मैंने कई पेपरों में इनको देखा है। तो ये दो आंसर आप 200 शब्दों के हिसाब से भी तैयार करके रखना और 50 शब्द के हिसाब से भी। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी ये वीडियो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे यदि आप नए हैं तो इन्हें उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।